डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा टीचिंग एड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कितने प्रकार की होती है, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। आज हम टीचिंग एड्स के यूजिंग ऑफ टीचिंग एम्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक सामग्री को उपयोग करने के क्या उद्देश्य होते हैं हमारे। टीचिंग एड्स को क्लास में प्रस्तुत करने के हमारे क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। टीचिंग एड्स मोर इफेक्टिव। टीचिंग एड्स का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए कि वो मोर इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। जब तक टीचिंग एड्स प्रभावित बच्चों को नहीं करेगी तब तक हमको टीचिंग एड्स को प्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो टीचिंग एड्स कैसी होनी चाहिए हमारी, मोर इफेक्टिव, बच्चों पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़े, इस प्रकार की हमारी टीचिंग एड्स होनी चाहिए। दूसरा है इंटरेस्टिंग। रोचक, बच्चों में रुचि पैदा करे। रोचक का मतलब बच्चों में जो रुचि पैदा करे, इस प्रकार की हमारी टीचिंग एड्स होनी चाहिए। ऐसी टीचिंग एड्स नहीं होनी चाहिए जो बच्चों में रुचि पैदा नहीं करे, उनको अच्छी नहीं लगे, उनको रुचिकर नहीं हो। कहने का मतलब टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारी जो टीचिंग एड्स है वो कैसी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग, रोचक या रुचिकर, जो बच्चों को अच्छी लगे, बच्चों में उसके प्रति अपनी रुचि जागृत हो। इसके बाद में क्लियर कॉन्सेप्ट। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टॉपिक है वो उसमें क्लियर होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो फालतू हो, जो हमारे टॉपिक से हटकर हो। इस प्रकार की चीज़ें हमारे टीचिंग एड्स के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। टीचिंग एड्स होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जिस चीज़'t हम बच्चों को समझाना चाह रहे हैं वो उनका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में होती है डेवलपमेंट ह्यूमन माइंड। डेवलपमेंट ह्यूमन माइंड। टीचिंग एड्स ऐसी हो जो हमारे ह्यूमन माइंड मतलब जो मानवीय दिमाग है, ये बच्चों का जो दिमाग है उसको विकसित कर सके। तो इस प्रकार की टीचिंग एड्स के जो उद्देश्य हैं, पहला मोर इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए, टॉपिक के अनुसार वो प्रभावकारी हो, बच्चों में उसकी रुचि हो और वो क्लियर कॉन्सेप्ट करती हो, और डेवलपमेंट ह्यूमन माइंड। इस प्रकार की सारी चीज़ों को हमारी टीचिंग एड्स का उद्देश्य होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को वो सम्मिलित करें। इसके बाद में आता है एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स। एडवांटेज कि एक टीचिंग एड्स को प्रस्तुत करने के लिए हमारे क्या लाभ है। एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स, लाभ। टीचिंग एड्स को प्रस्तुत करने के हमारे क्या लाभ है। हमको ऐसी कौन कौन सी बातों को टीचिंग एड्स में शामिल करना चाहिए जिससे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस हो सके। तो सबसे पहले होता है इसका नॉवेल्टी। पहली होती है नॉवेल्टी का मतलब होता है कि उसमें नवीनता या अनूठापन, अनूठापन हमारी टीचिंग एड में
क्या होना चाहिए, नवीनता, कुछ नई चीजें होनी चाहिए। यदि नई चीजें हम एक ही टीचिंग एड्स को बार बार दोहराते रहेंगे, एक ही टीचिंग एड्स को बार बार बच्चों को दिखाते रहेंगे, तो उसमें नवीनता खत्म हो जाती है। तो टीचिंग एड्स का जो लाभ है वो ये होना चाहिए कि उसमें नवीनता या अनोखापन होना चाहिए जो बच्चों को अच्छा लगे। इसके बाद में क्रिएट सिचुएशन, दूसरा है क्रिएट सिचुएशन, परिस्थितियों का निर्माण करती हो। कैसी हो, जो परिस्थिति का निर्माण करे, परिस्थिति का निर्माण करने वाले। टीचिंग एड्स कैसी होनी चाहिए हमारी, जो परिस्थितियों का निर्माण करे। ये टीचिंग एड्स हमने बच्चों को बता दी, उस टीचिंग एड्स के आधार पर बच्चे एक अलग परिस्थिति का निर्माण करें, उस एक अलग परिस्थिति के बारे में सोचें। इस प्रकार की हमारी टीचिंग एड्स होनी चाहिए। अगला है बेस्ट मोटिवेशन, तीसरा बेस्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है हमारा प्रेरणा, प्रेरणा। टीचिंग एड्स ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें बच्चों को कुछ प्रेरणा मिले। जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, उसमें लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो टीचिंग एड्स का ये लाभ होता है कि वो बच्चों में एक अच्छी प्रेरणा प्रदान करने वाली होती है। इसके बाद में फोर्थ नंबर है क्लियरिटी। क्लियरिटी, स्पष्टता। स्पष्टता, जो भी टीचिंग एड्स हम प्रस्तुत करते हैं उनमें स्पष्टता होनी चाहिए, वो हमारे टॉपिक को क्लियर करने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है और उसका जो हमारा टीचिंग एड्स क्या है, ये उसमें विविधता नहीं होनी चाहिए। हमारा जो टीचिंग एड्स है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करता हो, टॉपिक के अकॉर्डिंग हो, टॉपिक को क्लियर करता हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चौथे नंबर का हमारा जो टीचिंग एड्स का लाभ है वो है बच्चों में टॉपिक को स्पष्ट करने वाली हमारी टीचिंग एड्स होनी चाहिए। इसके बाद में फिफ्थ नंबर है वैरायटी। वैरायटी, वैरायटी का मतलब विविधता। टीचिंग एड्स में विविधता होनी चाहिए, एक ही प्रकार की टीचिंग एड्स नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से, छोटे छोटे चार्ट या मॉडल के माध्यम से हमको उनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो टीचिंग एड्स में जब वैरायटी होगी, विविधता होगी, तो टीचिंग एड्स ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए होगी। इसके बाद में बेस्ट ऑफ मैक्सिमम। छठा नंबर है बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। बेस्ड ऑन मैक्सिमम टीचिंग, इस प्रकार आधारित होनी चाहिए। टीचिंग एड्स हमारी इस प्रकार आधारित होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ललक हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बच्चों को प्रेरणा मिले। तो यूज ऑफ टीचिंग एड्स में बेस्ट मैक्सिमम, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, नॉन टू अननोन या अननोन टू नॉन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। हमारी टीचिंग एड्स ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो जानता है उसमें से और कुछ चीज़ें खोजे। कहने का मतलब जो नहीं जानता हो उन चीज़ों को खोजे, या जो चीज़ें नहीं जानता है उन चीज़ों को जानते हुए
अनजान चीज़ों को और अनजान चीज़ों से जानकार चीज़ों को। तो हमारी टीचिंग एड्स का जो बेस्ड है, आधार है, वो होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टीचिंग पर फोकस्ड करे। टाइम एंड सेव एनर्जी सेवर। टीचिंग एड्स का लाभ है टाइम एंड एनर्जी सेवर, समय और श्रम, समय और श्रम की बचत। कहने का मतलब कोई टॉपिक यदि हम पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक टीचिंग एड्स के माध्यम से यदि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं एलिफेंट के बारे में, एलिफेंट के बारे में या माउस के बारे में, तो यदि हम इनके बारे में विश्लेषण करेंगे, यदि इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमको काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और हो सकता है कि बच्चों के दिमाग में वो चित्र नहीं बन पाए। लेकिन यदि हम टीचिंग एड्स बनाएंगे तो टीचिंग एड्स बनाएंगे तो ये बना दिया आपने, ये बना। अब बच्चों को समझने में परेशानी नहीं आएगी कि जो हाथी है उसमें की क्या विशेषता है, चूहे की क्या विशेषता है। तो हाथी के बारे में भी हम समझाएंगे तो कहेंगे एक लंबी सूंड होती है, मोटी होती है, 4 उसके बड़े बड़े पैर होते हैं, 2 बड़े बड़े कान होते हैं, बहुत बड़ा शरीर होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो टीचिंग एड्स के में बच्चों को हम हाथी का चित्र बताएंगे तो बच्चे आसानी से जो हमने एक्सप्लेन किया है उससे भी ज़्यादा बिना बोले ही समझ जाएंगे। तो टीचिंग एड्स हमारा क्या है, समय और श्रम दोनों की बचत करती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि टीचिंग एड्स में हमें श्रम और हमारी जो मेहनत है उसमें काफ़ी हद तक बचाव होता है। इसके बाद में आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट 8वां है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है कि हम टीचिंग एड में यदि बच्चा कुछ गलती कर रहा है, टीचिंग एड जाने के बाद में भी बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो हम पुनर्बलन के माध्यम से, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हम बच्चों की गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके बाद में यूज इन द डेवलपिंग स्किल। 9वां है यूज इन द डेवलपिंग स्किल। हम बच्चे का जो कौशल है, कौशल का विकास कर सकते हैं, कौशल का विकास कर सकते हैं। बच्चे से हमने जो टीचिंग एड्स बनाई, बच्चा उसको देखेगा, देखने के बाद में हो सकता है कि वो हमसे भी ज़्यादा बेहतर टीचिंग एड्स उसकी तैयार कर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि वो कई चीज़ों का वो निर्माण कर सकता है, कई चीज़ों को वो बना सकता है और बेहतर ढंग से बना सकता है। क्योंकि जब हम उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, मौखिक बताएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम उसको टीचिंग एड के माध्यम से बताएंगे तो उसकी स्किल ज़्यादा डेवलप होगी। तो कई तरह के वो ड्राइंग बना सकता है, जैसे पक्षियों के चित्र बना सकता है, जानवरों के चित्र बना सकता है, पेड़ के चित्र बना सकता है, झोपड़ी के चित्र बना सकता है, मकान का चित्र बना सकता है, वाहनों के चित्र बना सकता है, साइकिल का चित्र बना सकता है, मोटरसाइकिल का चित्र बना सकता है। तो उसमें एक स्किल विकसित होगा। कैसा? कई चीज़ों को बनाने का स्किल विकसित होगा। थोड़ा वो पहले बनाने में उसको परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट उसका होता चला जाएगा और वो आसानी से उस चीज़ को बना लेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि टीचिंग एड्स के जो एडवांटेज हैं
वो होनी चाहिए क्लियरिटी, वैरायटी, उसमें नवीनता, मोटिवेशन होना चाहिए, उसमें बेस्ड ऑन मैगजीन टीचिंग के आधार पर होनी चाहिए, टाइम और सेव एनर्जी सेवर होनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट और यूज इन द डेवलपमेंट स्किल। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तुम देखते हैं कि एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स का कितना बड़ा महत्व होता है। टीचिंग एड्स के माध्यम से हम किसी भी टॉपिक को और प्रभावशाली, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि किसी भी टीचिंग एड्स को प्रस्तुत करने के लिए उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानियां हमको रखनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस सावधानियां। टीचिंग एड्स को प्रस्तुत करने के लिए हमें किन किन सावधानियों की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि हम टीचिंग एड्स को प्रस्तुत करने के लिए वैसे ही प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसमें हमको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी टॉपिक के अनुसार, और टीचिंग एड्स के आकार, प्रकार और उसके मोबिलिटी के अनुसार हमें कई प्रकार की सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। नंबर 1 है रिलेटेड टू टॉपिक। पहला सावधानी होनी चाहिए रिलेटेड टू टॉपिक। हमारी जो टीचिंग एड्स है वो प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। ये नहीं कि हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं एलिफेंट और हमने जो टीचिंग एड्स बना रखी है वो किसी और टॉपिक बना रखी है। तो कहने का मतलब ऐसी टीचिंग एड्स बनाने से कोई फायदा नहीं है। हमें टीचिंग एड्स जो बनानी है वो हमें रिलेटेड टू टॉपिक होनी चाहिए। जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो टीचिंग एड्स है वो होनी चाहिए। इसके बाद में साइज, दूसरा है साइज, आकार। टीचिंग एड्स का आकार एक परफेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि टीचिंग एड्स ऐसी होनी चाहिए कि जो कक्षा में अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए बच्चे को आराम से दिखाई दे सके। इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को वो दिखाई नहीं दे, इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसको हमें प्रेजेंट करने में परेशानी महसूस हो। तो टीचिंग एड्स का जो साइज, आकार है वो एक सुटेबल आकार होना चाहिए, कक्षा के अनुरूप होना चाहिए, और ज़्यादा न बड़ी होनी चाहिए और न ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। इसके बाद में नॉट कॉस्टली। तीसरा कॉस्टली, कीमती। नॉट कॉस्टली, कीमती नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम हर एक टॉपिक पर कॉस्टली टीचिंग एड्स का निर्माण करेंगे तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब है टीचिंग एड्स हमें कॉस्टली नहीं बनाकर हमारे पास में जितनी भी सहायक सामग्री यहाँ है, जो भी हमारे पास में अवेलेबल चीज़ें हैं, उनके आधार पर ही हमको टीचिंग एड्स का निर्माण करना चाहिए। कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से उसको बना सकें। इसके बाद में पोर्टेबल। चौथा है पोर्टेबल का मतलब एक दूसरे स्थान से ले जाने योग्य, यहाँ से वहाँ हम आसानी से ले जा सके। इतनी भारी, इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि हमको उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी हो। तो टीचिंग एड्स कैसी होनी चाहिए हमारी? पोर्टेबल, जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। क्योंकि हम एक क्लास में थोड़ी पढ़ाते हैं, कई क्लासें पढ़ानी पड़ती हैं और कई सेक्शन होते हैं। तो कई सेक्शन में जब हम ये मान लो ये बड़ी हमारी शिक्षण सामग्री है तो उसको ले जाने में परेशानी आएगी। यदि वो भारी है तो उसको उठाने में परेशानी आएगी। तो कहने का मतलब ये उतनी लंबी चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, उतनी भारी भी नहीं होनी चाहिए, जिसे हम
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उसको कोई परेशानी महसूस हो। इसके बाद में मीनिंगफुल, पांचवा उद्देश्य। टीचिंग एड्स उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हमने टीचिंग एड्स का निर्माण किया है, टीचिंग एड्स हमारे उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हो, इस प्रकार की हमारी टीचिंग एड्स होनी चाहिए। टीचिंग एड्स जब तक हमारे मीनिंगफुल, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करेगी, तब तक हमको टीचिंग एड्स बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद में होती है मोटिवेट। छठा है मोटिवेट। कहने का मतलब टीचिंग एड्स ऐसी होनी चाहिए जो मोटिवेट करे, बच्चों में उत्साह पैदा करे, बच्चों में और अच्छा करने की प्रेरणा उनको दे। इस प्रकार की हमारी टीचिंग एड्स होनी चाहिए। सातवां है प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम, टीचिंग एड्स को प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। कभी भी वो हम टीचिंग एड्स को प्रस्तुत नहीं कर सकते, हमेशा ही उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। जब टीचिंग एड्स को हम प्रस्तुत करेंगे तो उसका प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि हम हमारा टीचिंग एड्स का जो प्रस्तुत करने का समय है पाठ के बीच में और हम उसको पहले ही प्रस्तुत कर दें, तो वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर टाइम पर ही हमको हमारी टीचिंग एड्स को प्रेजेंट करना होता है। इसके बाद में अननेसेसरी यूज। अनावश्यक प्रयोग। टीचिंग एड्स का अनावश्यक या अननेसेसरी उपयोग नहीं करना चाहिए। जहां उसकी आवश्यकता है वहीं उसको प्रेजेंट करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि टीचिंग एड्स में क्या क्या उसके लाभ हैं, लेकिन लाभ के साथ साथ में हमको कई प्रिकॉशंस, कई सावधानियां बरतनी पड़ती है कि हमें टीचिंग एड्स में सावधानी बरतने के लिए किन किन चीज़ों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है रिलेटेड टू टॉपिक, टॉपिक के अनुसार होनी चाहिए। उसका जो साइज है, आकार है, वो ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में नॉट कॉस्टली, ज़्यादा कीमती भी नहीं होनी चाहिए। पोर्टेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको आसानी से ले जा सके, ऐसी हमारी टीचिंग एड्स होनी चाहिए। मीनिंगफुल, उसका टॉपिक का उद्देश्य पूर्ण करने वाली हमारी टीचिंग एड्स होनी चाहिए। मोटिवेट, प्रेरणादायक, प्रेरणा, हमारी जो टीचिंग एड्स जो हमने प्रस्तुत की है उससे उसमें बच्चों को कुछ प्रेरणा मिले, इस प्रकार का हमको टीचिंग एड्स बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर टाइम, सही समय पर प्रस्तुति, सही समय पर प्रस्तुति। टीचिंग एड्स को हम जब सही समय पर प्रस्तुत करेंगे तो वो अपना जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएगी। अन्यथा यदि हम उसको प्रॉपर टाइम पर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी। तो टीचिंग एड्स हमको प्रॉपर टाइम पर प्रस्तुत करने चाहिए। अननेसेसरी यूज, अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहीं टीचिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ टीचिंग एड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज आपने एम्स, उद्देश्य, टीचिंग एड्स के उद्देश्य और टीचिंग एड्स की प्रिकॉशंस के बारे में अध्ययन किया। तो सावधानियाँ और उसके लाभ दोनों के बारे में आपने आज अध्ययन किया। अगले टॉपिक में आपको अन्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। धन्यवाद।